जी स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको एक क्विक ओवरव्यू दिया था PRC 1 की उस प्लेलिस्ट का जिसमें 9 लेक्चर्स मौजूद थे। फिर मैंने उस क्लास को उसी प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया लेक्चर नंबर 10 के नाम से। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि लेटर्स क्या होते हैं, मेमो क्या होते हैं, शॉर्ट रिपोर्ट्स क्या होती हैं। मैंने आपको सर्कुलर्स के बारे में बताया था, मैंने आपको इंटरनल एक्सटर्नल रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, मैंने आपको लेटर्स के फॉर्मेट दिखा दिए थे, विदाउट लेटर हेड और विद लेटर हेड, और हमने एक लेटर कवर कर लिया था, जॉब एप्लीकेशन लेटर। अब यहाँ से हम लेटर्स को ही कंटिन्यू करते हैं। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अपडेट भी किए हैं, इसी क्लास में मैं उन्हें रिवील भी करूंगा और आपको हैंडआउट्स भी दे दूंगा। लिखा हुआ है कि यू प्लेस्ड एन ऑनलाइन ऑर्डर विद ज़ोमैटोस। आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया ज़ोमैटोस के साथ। ज़ोमैटोस एक स्पेनिश फुटवेयर डीलर है। आपने उससे 2 जोड़ी ट्रेनर परचेज किए। ट्रेनर्स क्या होते हैं? रनिंग शूज होते हैं। और आपने उनको डिपॉजिट पे कर दिया 8,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड के थ्रू। रेफरेंस नंबर जो है वो है 176389। यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया हुआ है तो यूज कर लेंगे, रेफरेंस नंबर नहीं दिया होता तो यूज नहीं करते। लिखा हुआ है कि जो डिलीवरी डेडलाइन थी वो 20 अप्रैल 2019 थी। यहाँ पे इन्होंने डेट नहीं दी, डेट की हिंट दी हुई है। मैंने आपको बताया था या तो डेट दे देगा या डेट की हिंट देगा या कुछ भी नहीं कहेगा। जब कुछ भी नहीं कहेगा तो आज की तारीख का इस्तेमाल करोगे, लेकिन यहाँ पे इसने डेट की आपको हिंट दे दी है। फिर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपने जो डिलीवरी डेडलाइन थी वो 20 अप्रैल 2019 की थी। तो उसका मतलब है कि तुम 21 अप्रैल को लेटर लिख रहे होगे, या 22 अप्रैल को लेटर लिख रहे होगे 2019 को। बट यू हैव नॉट रिसीव द ट्रेनर्स येट। तुमने अब तक जो है ट्रेनर्स रिसीव नहीं किए। तुमने क्लेम लेटर लिखना है, अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है और तुमने रिफंड क्लेम करना है। इसके अलावा कोई भी और नेसेसरी डिटेल्स हो तुमने अज्यूम कर लेनी है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैंने जो अपना नाम है वो अज्यूम कर लिया, जॉन डो। मैंने अपना फोन नंबर नहीं लिखा है। सर रीजन क्या है? भाई कोई भी रीजन नहीं है। मैंने कहा मुझे अपना फोन नंबर उसको नहीं बताना है। मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है। मैं अपना फोन नंबर लिख लेता, अपना ईमेल एड्रेस हटा देता, तब भी कोई मसला नहीं होता। खैर, यहाँ पे मैंने जॉन डो लिखा है, मैं आगे अपना फोन नंबर भी लिख सकता था, मैंने इरेज कर दिया है। मैं चाहता तो अपना ईमेल एड्रेस छोड़ के फोन नंबर लिख लेता, या मैं दोनों का यूज कर लेता। सेंडर्स डिटेल है ना, जितनी चाहूँ ऐड करूँ, जितनी चाहे नहीं ऐड करूँ। मैंने अपना नाम लिखा, अपना ईमेल एड्रेस बना दिया और अपना एड्रेस बता दिया, 123 प्लॉट ABC एरिया कराची। सही है, प्लीज एनोट नहीं कीजिएगा। फिर उसके बाद एक लाइन का गैप आएगा। मैंने यहाँ पे डेट डाली है 21 अप्रैल 2019। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि 20 तारीख को जूते आ जाने चाहिए थे। अभी 21 अप्रैल हो चुकी है, जूते नहीं आए हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ। रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सर आपने रेफरेंस की हेडिंग क्यों डाली है? अगर तुम मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे मैं सिर्फ 176389 लिख देता तो हमें क्या पता चलता ये क्या चीज है। तभी मैंने रेफरेंस की यहाँ पे हेडिंग डाली है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सामने वाले बंदे का नाम दिया हुआ नहीं था, मैंने अज्यूम कर लिया मिस्टर अब्दुल्ला। मैंने अज्यूम कर लिया उसकी डेजिग्नेशन है ब्रांच मैनेजर। फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था ज़ोमैटोस, वही लिख लिया। उसने डिटेल्स नहीं दी थी एड्रेस की। यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख लिया, 3rd फ्लोर XYZ बिल्डिंग, AAA स्ट्रीट, कराची, पाकिस्तान। अब यहाँ पे अगर मैं इस लेटर में कोई चीज चेंज कर सकता तो मैं ऐसे करता, देखो सब आपको बताने के लिए मैं लिखता 3rd फ्लोर। ये थर्ड जो है वो यहाँ पे वो नहीं जाएगा ऊपर की तरफ। 3rd फ्लोर, यहाँ पे मैं लिखता XYZ बिल्डिंग। फिर मैं अगली लाइन में चले आता, मैं लिखता AAA स्ट्रीट और कराची। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ना ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच भी हो रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये एक तरीका था ये एड्रेस लिखने का। मुझे लगता है कि जो मैंने ये वाला तरीका लिखा है ज्यादा बेहतर है, बट अगेन सब्जेक्टिव है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। देखिए यहीं पे सेंडर्स डिटेल है, सेंडर का नाम, सेंडर का फोन नंबर, सेंडर का ईमेल एड्रेस, सेंडर का एड्रेस। फिर यहाँ पे एक लाइन का गैप दिया, एक लाइन का गैप देने के बाद डेट आ गई। डेट 3 तरीके से हो सकती है, या तो डेट दी भी नहीं होगी तो आज की डेट डाल दो, डेट दी भी होगी तो वही डेट यूज कर लो, डेट की हिंट दी भी होगी। इसमें बताया कि 20 अप्रैल 2019 को जूते आ जाने चाहिए थे। तो मैंने कहा कि भाई 21 अप्रैल हो चुकी, जूते नहीं आए, तो मैंने 21 अप्रैल डेट अज्यूम कर ली। रेफरेंस नंबर दिया हो तो यूज कर लेना, दिया हुआ है तो यूज कर लिया। इसके बाद आता है इनसाइड एड्रेस। रिसीवर का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और एड्रेस। एड्रेस 3 हिस्सों में तोड़ रहे होते हो तुम। नॉन रिसिट ऑफ ट्रेनर्स एंड रिक्वेस्ट फॉर रिफंड। यहाँ पे रिसीट जो है ना, मैंने अभी तक ट्रेनर्स रिसीव नहीं किया और मुझे जो है वो रिफंड चाहिए। मैंने नाम यहाँ पे अज्यूम किया था तो मैंने लिख दिया डियर मिस्टर अब्दुल्ला। अब यहाँ पे 3 पैराग्राफ में देखते हैं रेफरेंस प्लस पर्पस क्या है, डिटेल्स क्या है और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। पहला पैराग्राफ होता है रेफरेंस प्लस पर्पस। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन विद द सर्विसेज आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर कंपनी ज़ोमैटोस। तो यहाँ पे ये हो गया आपका पर्पस कि मैं जो है इस लेटर के थ्रू अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो करना चाहता हूँ, डिससेटिस्फेक्शन शो करना चाहता हूँ जो कि मुझे तुम्हारी कंपनी से हासिल हुई है।
अब होगा रेफरेंस 10 अप्रैल 2019 को, यानी कि आज से 11 दिन पहले मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया था 2 जोड़ी ट्रेनर्स के लिए, और मैंने 8,000 रुपये पे कर दिए थे। रेफरेंस, मेरे ऑर्डर का जो रेफरेंस नंबर है ये है रेफरेंस। 20 तारीख को जूते आ जाने चाहिए थे। रेफरेंस, 21 तारीख हो चुकी है, जूते नहीं आए। ये सिर्फ रेफरेंस 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 दिया हुआ है। डिटेल में देख लेते हैं। इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ी है। मुझे ये जो जूते हैं 2 जोड़ी, एक जोड़ी मुझे अपने एक भाई को, एक जोड़ी अपने दूसरे भाई को, यानी कि अपने ट्विन ब्रदर्स को मुझे ये जूते गिफ्ट करने थे उनके अपकमिंग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए। वो स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कब है? वो है कल, 22 अप्रैल 2019। तुम्हारे डिलीवरी के डिले की वजह से अब मुझे लोकल मार्केट जाना पड़ेगा और 2 जोड़ी, मुझे पेयर्स ऑफ 2 जोड़ी ट्रेनर्स परचेज करने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब मैं 2 जोड़ी ट्रेनर परचेज करके ले आऊंगा और तुम्हारे जूते फिर मुझे कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं या फिर 3 दिन के बाद मिलते हैं, तो वो मेरे लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। देयरफॉर आई डू नॉट नीड योर ट्रेनर्स फ्रॉम ज़ोमैटोस नाउ। ये हो गई डिटेल। अब मैंने यहाँ पे एक ऐसा केस बना दिया है कि उसको मुझे रिफंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जूते परचेज करके ले आया हूँ, तब उसके जूते बेकार है मेरे लिए। वो जो ओकेजन है, वो जो इवेंट है, वो निकल गया। फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में है कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ रिफंड फॉर द डिपॉजिट आई पेड फॉर द ट्रेनर्स। मुझे रिफंड चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिस ट्रेनर्स के लिए मैंने डिपॉजिट पे किया था वो मुझे रिटर्न कर दो। आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। मैं उम्मीद करता हूं तुम मेरी सिचुएशन समझोगे, अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। मुझे काइंडली प्रोसेस बता दो कि किस तरीके से मैं रिफंड ले सकता हूं। मुझे टाइमलाइन बता दो। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, रिसीवर से क्या चाहते हो? मैंने रिसीवर को बताया मुझे रिफंड चाहिए। मैंने रिसीवर को बताया मेरी सिचुएशन को समझो। मैंने रिसीवर को कहा कि एक्शन लो प्रॉम्प्ट। मैंने उसको कहा कि मुझे प्रोसेस बता दो, रिफंड कैसे मिलेगा, और मुझे बता दो कि कितना टाइम लगेगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये नहीं भी लिखो तो मसला नहीं है। योर सिंसेरली एस स्मॉल है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर आ गया, नाम आपका जॉन डो रखा था, इंक्लोजर में मैंने पिक्चर लगा दी। अब इत्तेफाक ऐसा है कि यहाँ पे जो पहला लेटर था उसमें भी इंक्लोजर है और जो दूसरा लेटर था उसमें भी इंक्लोजर है। मैंने आपको बताया कि इंक्लोजर जो होता है वो सब्जेक्टिव है, सॉरी वो ऑप्शनल है। लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो नहीं लगाओ, डिपेंड करता है कि आप लेटर कैसा लिख रहे हो। पहला वाला जो मैंने लेटर तुम्हें बताया था वो जॉब एप्लीकेशन लेटर था। जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो सीवी भी भेजूंगा। यहाँ पे मैं जो है वो रिफंड मांग रहा हूँ तो मैं इनवॉइस की पिक्चर भेज रहा हूँ। द पॉइंट इज के यहाँ पे आपके पास रेफरेंस नंबर जो दिया हुआ था तो मैंने यूज कर लिया, वरना रेफरेंस नंबर आप खुद से अज्यूम नहीं करोगे। ये आपके पास फॉर्मेट मौजूद है, बिल्कुल एज इट इज है जो मैंने आपको फॉर्मेट पढ़ाया हुआ है। इसमें कोई मसला है तो सवाल पूछ लो। व्हाट आई डिड टुडे, मैंने जो ऑलरेडी लेटर लिखे हुए थे मैंने उनके सेकंड वर्जन बनाए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये आपके पास हैंड आउट 3B था ना, इसमें आपके पास 4 लेटर है। आपने लेटर लिखना है रीजनल इंस्पेक्टर इस्लामाबाद को, उसको इन्फॉर्म करना है कि हमारे एरिया में बेगर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरा लेटर ये है कि तुम और तुम्हारे दादा जो है विजिट कर कर आए सनशाइन हॉस्पिटल लाहौर, और जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है उसने तुमसे बदतमीजी की है, तुमने कंप्लेंट लेटर लिखनी है। तीसरा लेटर ये है कि तुमने लेटर लिखना है हेड ऑफ सप्लाई डिपार्टमेंट को एचपी प्रिंटिंग मशीन के, और तुमने उससे इंक्वायरी करनी है कि मुझे तुमसे शायद 2 मशीन प्रिंटिंग मशीन परचेज करनी हो, तो उसके बारे में मुझे डिटेल्स दे दो। तीसरा लेटर, चौथा लेटर जो है उसमें लिखा है कि तुमने डॉन न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर को लेटर लिखना है और अपना कंसर्न शो करना है कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से आम आदमी जो है वो अफेक्ट हो रहा है। ये वाले लेटर्स तो तुम्हें मेरे जो पुराने लेक्चर्स है उसके अंदर मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी बताया है। तो सर नया क्या पढ़ाओगे? नया पढ़ाऊंगा ये वर्कशॉप डे 3C। देखो फिर से वही लेटर आ रहे हैं, इस बार वही लेटर है ये दो, लेकिन मैंने उसको अलग तरीके से लिखा है। फॉर्मेट सेम ही है लेकिन सिचुएशन अलग कर दी, क्योंकि मुझे तुम्हें ये बताना है कि तुम क्या कर सकते हो एआई की मदद से। सेम फॉर्मेट के ऊपर मल्टीपल लेटर्स निकाल सकते हो। तुम जितना लेटर पढ़ोगे उतना तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, तुम जितना लेटर रीड करोगे उतना तुम्हें मवाद कंटेंट मिलेगा। जितना तुम लेटर पढ़ोगे तो तुम्हें फायदा हो जाएगा। तो आज मैं तुम्हें 3B पढ़ के बताऊंगा और 3C भी पढ़ के बताऊंगा। चलिए, जो जोपैटोस वाला लेटर है ये सही है। मैंने क्या किया कि ये लेटर भी आपके लिए फिर से बना दिया। ये रहा। देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको वर्कशॉप डे के हैंडआउट नंबर 4 में मिल जाएगा। सही है। अब यहाँ पे आपके पास ये सिनेरियो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। तुमने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, जोपैटोस में एक स्पेनिश फुटवेयर डीलर है, तुमने 2 जोड़ी जूते मंगाए थे, 8,000 रुपए तुम पे कर चुके हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू। रेफरेंस नंबर तुम्हारा दिया हुआ है तो यूज कर लेना। डिलीवरी डेडलाइन थी 20 अप्रैल 2019 को, तुमने अब तक जूते रिसीव नहीं किए हैं। तुमने क्लेम लेटर लिखना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है और रिफंड क्लेम करना है। बाकी अदर डिटेल्स जो है वो तुमने अज्यूम कर लेनी है।
देखो यहाँ पे एक ब्लंडर आ गया। वो ये है कि मैंने आज की डेट डाल दी। मैंने आपको बताया था कि डेट की हिंट दी हो आपने, वो यूज करना है। दिस शोज व्हाट, कि अब मुझे 6 साल के बाद याद आ रहा है कि मुझे जूते चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये वाली चीज सही कर दूंगा। मैं हाथों हाथ सही कर ही देता हूँ। देख रहे हो, ये पेपर में तुम्हें ये सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं, तो प्लीज बी विजिलेंट अबाउट इट। जैसे जैसे कोई गलती होगी मैं उसको सही करते चले जाऊंगा। तो मैं डेट डाल दूंगा क्या, 22 अप्रैल 2020, सॉरी 2019। ये मैंने सही किया। और कोई गलती भी चेक कर लेंगे। लो, एक और गलती हो गई, ऊपर चलेगा। मैं सही कर देता हूँ। उम्मीद है सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जोपैटोस वाला लेटर है, अलग तरीके से लिखा है, फॉर्मेट सेम ही है। वहां पे मैंने अपना नाम जो है वो क्या रखा था, यहाँ पे मैंने अपना रखा था जॉन। यहाँ पे मैंने अपना जॉर्ज, जॉर्ज सही है। जॉर्ज नाम है मेरा। इस बार मैंने क्या किया, +92 लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, फोन नंबर लिखा ही नहीं था, चलो यहाँ पे मैंने +92 कर दिया, स्पेस देके 333 स्पेस देके 1 2 3 4 5 6 7, georgerusell@gmail.com। अब यहाँ पे मैंने उसको पूरा एड्रेस लिख के दिया है। देखो, मेरा फ्लैट नंबर है AB12, फ्लोर नंबर है 12th फ्लोर, बिल्डिंग का नाम है स्काई व्यू अपार्टमेंट, एरिया का नाम है ABC कराची। छोटे रेडियस से बड़े रेडियस की तरफ चला हूँ जानबूझ के। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 22 अप्रैल 2019। ये डेट दी हुई थी 20 अप्रैल को जूते आने चाहिए थे, मैं 2 दिन के बाद लेटर लिख रहा हूँ। रेफरेंस है ऑर्डर नंबर फला, सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, नाम अज्यूम नहीं किया। यहाँ पे मैंने नाम अज्यूम किया था अब्दुल्ला, यहाँ पे मैंने इसका नाम अज्यूम नहीं किया है। और मैंने इसकी डेजिग्नेशन कर दी है कस्टमर रिलेशनशिप या कस्टमर सर्विस मैनेजर, और जोपैटो स्पेनिश फुटवेयर डीलर। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि एड्रेस बना लिया है। इस बार मैंने एड्रेस जो है पिछले वाले एड्रेस से चेंज कर लिया है, कि आप एड्रेस अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। 3rd फ्लोर XYZ बिल्डिंग, AAA स्ट्रीट, कराची, पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने प्लॉट नंबर लिखा है, इसका मतलब है जमीन पे है, XYZ एरिया है और कराची है। क्लेम फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ ऑर्डर नंबर फला। यहाँ पे मैंने क्या किया था, नॉन रिसिट ऑफ ट्रेनर्स एंड रिक्वेस्ट फॉर रिफंड। देख रहे हो, फॉर्मेट सेम ही है, चीजें चेंज कर दी है। यहाँ पे मैंने नाम अज्यूम नहीं किया है। यहाँ पे नाम अज्यूम किया था तो मिस्टर अब्दुल्ला, यहाँ पे नाम अज्यूम नहीं किया तो डियर मैनेजर। अब यहाँ पे क्या है, रेफरेंस प्लस पर्पस ढूंढते हैं। आई एम राइटिंग विथ रेफरेंस टू माई ऑनलाइन ऑर्डर, रेफरेंस 176389, प्लेस्ड विथ योर कंपनी फॉर 2 पेयर्स ऑफ ट्रेनर्स। मैं तुम्हें किस रेफरेंस से लेटर लिख रहा हूँ कि मेरे ऑनलाइन ऑर्डर जो मैंने प्लेस किया था 2 जोड़ी ट्रेनर्स के लिए। पर्पस ये इस लेटर का, तो मैं फॉर्मली लॉन्च करना चाहता हूँ क्लेम रिगार्डिंग द नॉन डिलीवरी ऑफ द सेट ऑर्डर। जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था अब तक वो मुझे डिलीवर नहीं हुआ है, तो मैं क्लेम करना चाह रहा हूँ। ये हो गया रेफरेंस और ये हो गया पर्पस। अब तुम देख रहे हो कितना ज्यादा कंट्रास्टिंग है इसका रेफरेंस प्लस पर्पस और इसके रेफरेंस प्लस पर्पस में कितना डिफरेंस है। I placed the order on 1st April 2019 and paid a deposit of rupees 8,000। यहाँ पे मैंने 1st अप्रैल को ऑर्डर प्लेस किया था, 8,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। तुम्हारी कंफर्मेशन के मुताबिक तुमने कहा था 20 अप्रैल को जो है वो डिलीवरी आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली इतना कंसिडरेबल टाइम गुजरने के बाद भी मैंने अब तक जो है वो ट्रेनर रिसीव नहीं की है। इस डिले की वजह से मुझे इनकन्वीनियंस और डिसअपॉइंटमेंट दोनों फेस करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे मुझे उनको किसी शेड्यूल्ड इवेंट में यूज करना था। वो शेड्यूल्ड इवेंट जो है 22 तारीख भी हो सकता है, वो 21 तारीख भी हो सकता है, वो 23 तारीख भी हो सकता है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट ईदर, ये होगी डिटेल, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट ईदर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ माई ऑर्डर, या तो मुझे डिलीवर कर दो ऑर्डर, क्लेम है ना, या फिर मुझे फुल रिफंड दो 8,000 रुपए का, डिपॉजिट पेड, सही है। काइंडली ट्रीट दिस मैटर विद अर्जेंसी एंड कंफर्म योर कोर्स ऑफ एक्शन एट द अर्लीस्ट। जल्द से जल्द इस चीज को कर दो। योर्स फेथफुली, यहाँ पे मैंने यूज किया था योर्स सिंसेरली, क्योंकि मैंने कहा था योर्स फेथफुली और योर्स सिंसेरली साइड बाय साइड यूज हो सकता है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ गया और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इनक्लोज कर दी कॉपी ऑफ ऑर्डर कंफर्मेशन। मुझे अब जल्दी से बता दो कि दोनों जोपैटोस के लेटर समझ आते हैं, दोनों एक ही फॉर्मेट पे 2 लेटर लिखवा दिए मैंने आपको। बताओ, अब तुम्हें समझ आ रहा है ये?
कि किस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, एक ही रिक्वायरमेंट पे एक ही फॉर्मेट को यूज करते हुए दूसरा लेटर भी लिख सकते हो। ठीक है। अब हम लोगों ने जो है वो एक और लेटर देख लिया 3 वाले का। अब मैं अगले लेटर की तरफ चल रहा हूं। अज्यूम करो कि तुम्हारा नाम है अहमद सुल्तान, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है एज मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में? जूस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में। पिछले 27 साल से तुम बड़ी मेहनत से काम करते हो और अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो। तुम 58 साल के हो चुके हो। भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये लेटर कह रहा है तुम 58 साल के हो। और तुम्हारे पास अभी 2 साल है रिटायरमेंट के। तुम्हारे पास एक सिचुएशन आई है। वो सिचुएशन ये है कि तुम्हारी जो फैमिली है वो इस्लामाबाद रिलोकेट कर रही है, क्योंकि तुम्हारा जो जवान बेटा है, छोटा बेटा है, उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है इस्लामाबाद की। और जो तुम्हारा बड़ा बेटा है उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी ने हायर कर लिया है इस्लामाबाद हेड ऑफिस के लिए। उसकी जो जॉब है उसमें अच्छी सैलरी पैकेज है, उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कंपनी की तरफ से घर मिल रहा है, कंपनी की तरफ से गाड़ी मिल रही है। उस्ताद इसका बेटा कोई 2 नंबर काम कर रहा है, वरना इतना कुछ कौन देता है? खैर देता होगा। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तुमने क्या करना है? लेटर लिखना है डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स को, स्टेट करना है अपनी सिचुएशन, उसको अपनी सिचुएशन बतानी है। उसको इन्फॉर्म करना है कि तुमने अर्ली रिटायरमेंट प्लान की है। तुमने उसको बताना है कि भाई, तुमने उससे पूछना है कि भाई मंथली कंबाइंड पेंशन कितनी बनती है और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स कितनी बनती है। इसके अलावा तुम ये भी पूछना चाहते हो और कोई बेनिफिट्स और फैसिलिटीज है तो बताओ। फिर उसके बाद तुम कह रहे हो कि रिटायरमेंट के लिए जो नोटिस पीरियड है वो कितना सर्व करना पड़ेगा, और तुम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरी सिचुएशन को समझो। अब इस लेटर की रिक्वायरमेंट को देख के ना तुम्हें एक चीज में मसला होगा, वो ये कि सर ये जो अहमद सुल्तान है ये भी जूस फार्मास्यूटिकल में काम करता है मैनेजर प्रोडक्शन के तौर पे, और जो डायरेक्टर है ह्यूमन रिसोर्स का ये भी जूस फार्मास्यूटिकल में काम करता है। तो हम लेटर क्यों लिख रहे हैं? हम जो है वो क्यों नहीं लिख रहे हैं? हम लेटर क्यों लिख रहे हैं? हम मेमो क्यों नहीं लिख रहे? देखो रीजन है, सबसे ऑब्वियस सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसने लेटर लिखने को कहा है, इसने मेमो लिखने को नहीं कहा। अगर ये बोलते ना, सुनना, अगर ये कहता राइट टू द डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ना लेटर लिखता ना मेमो कहता, तो मैं मेमो लिखता। अगर ये कहता राइट अ मेमो तो मैं मेमो मेमो लिखता। अभी कह रहे लेटर, तो जो ये कह रहा है वो करो, अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करो। उसने कहा लेटर लिखो तो लेटर लिखो। अच्छा, हम रेजिग्नेशन लेटर क्यों लिखते हैं? इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इंडिविजुअल जो ना उसकी इंटेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की। तो देयर इज अ चांस वो घर से बैठ के जो है वो कम्युनिकेट कर रहा हो तो कम्युनिकेशन एक्सटर्नल हो जाती है, इंटेंट होती है अलग होने की। तो इसकी वजह से हम ज्यादातर लेटर लिखते हैं, रेजिग्नेशन मेमो नहीं लिखते। नंदलेस इसने लेटर कहा हुआ है तो लेटर ही लिखेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से मुदस्सिर ने एक दफा ग्रुप में पूछा था कि सर समटाइम्स आप सेंडर एड्रेस ऊपर ले जाते हो, समटाइम्स आप सेंडर डिटेल नीचे ले जाते हो, सही है, तो हमें क्या फॉलो करना है? तो मुदस्सिर देखो, मैं कोई तुम पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, तुम्हें टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बस एक बात बता रहा हूं कि जो मैंने फॉर्मेट बताया था ना वो पत्थर की लकीर है, सही, कि भाई फॉर्मेट तुमने यूज करना यूनिवर्सल है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि अगर ऊपर सेंडर एड्रेस लिखना नहीं बनता है तो तुम नहीं लिखोगे। यहाँ पे तुम एक चीज नोट करो, अहमद सुल्तान डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स को जानता होगा, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स अहमद सुल्तान को जानता होगा। अब यहाँ पे मैं ऊपर नाम में लिखूं अहमद सुल्तान, फिर मैं अपना फोन नंबर लिखूं, फिर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखूं, फिर मैं अपना एड्रेस लिखूं, तो क्या ये आपके लिए अननेसेसरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि उसको मेरा फोन नंबर भी पता है, उसको मेरा ईमेल एड्रेस भी पता है, उसको मेरा एड्रेस भी पता है। तो जब मुझे सारी चीजें लिखनी ही नहीं है तो यूजुअली क्या होता है, मेमो और लेटर में नहीं अपना नाम नीचे और सिग्नेचर कर देते हैं। तो मैंने क्या किया कि नीचे अहमद सुल्तान लिखा, उसकी डेजिग्नेशन लिख दी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया। तो इसलिए मैंने सेंडर्स डिटेल को नीचे नहीं भेजा, मैंने सेंडर्स डिटेल को खत्म कर दिया। आई होप तभी आपको ये बात जो है ना वो क्लियर नहीं हो रही थी, अब क्लियर हो गई होगी। आपने कहा था ना, एक स्टेटमेंट दी थी कि कभी मैं जो है वो सेंडर्स डिटेल ऊपर ले जाता हूँ, कभी नीचे ले जाता हूँ। मैं कभी नीचे लेके नहीं जाता। यहाँ पे सेंडर्स डिटेल को मैंने खत्म कर दिया था क्योंकि जरूरत नहीं थी। अब देखो यहाँ पे आ गए, मैंने सीधा सीधा जो है ना वो डेट से स्टार्ट किया। डेट नहीं दी हुई थी तो डेट क्या करोगे आप? आज की डेट डालोगे। ये मैंने लिखा था 2 नवंबर 2023 को, तो मैंने वहां की डेट डाल दी है। एक लाइन का गैप दिया। अब मैंने नाम अज्यूम किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अहमद सुल्तान क्या डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स को नहीं जानता होगा? जानता होगा, उसने इतने साल काम किया है यहाँ पे, 27 साल काम किया है। तो ये जो मैंने कहा कि इसका नाम हो गया मिस्टर असलम, डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ज्यूस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। एड्रेस मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया है। ठीक है। अर्ली रिटायरमेंट इंक्वायरी एंड बेनिफिट्स इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट।
फिर उसके बाद आपके पास 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। पहला रेफरेंस प्लस पर्पस, दूसरा डिटेल्स, तीसरा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आ जाएगा। मैंने पहले पैराग्राफ में लिखा कि मैं तुम्हें फॉर्मली इन्फॉर्म करना चाहता हूं अपनी इंटेंशन कि मैं अर्ली रिटायरमेंट ले रहा हूं अपनी पोजीशन से एज मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन एट ज्यूस फार्मास्यूटिकल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं जो है अपनी इंटेंट शो कर रहा हूँ, दिस इज पर्पस। लिखा है कि मैंने इस कंपनी में 27 साल काम किया और बहुत इंजॉय किया अपने रोल को, और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं। तो ये रेफरेंस है, पर्पस आ गया, रेफरेंस आ गया। अब डिटेल, मेरी रिसेंट डेवलपमेंट आई है पर्सनल लाइफ में कि मेरी फैमिली को इस्लामाबाद रिलोकेट करना पड़ेगा, मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली अब्रॉड में। इस सिग्निफिकेंट चेंज की वजह से मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए जो है मुझे मंथली पेंशन के बारे में जानना है, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट के बारे में जानना है, इसके अलावा और कोई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो जानने हैं, और नोटिस पीरियड जानना है। अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मैं ट्रस्ट करता हूँ कि जो कंपनी है मेरी सर्कमस्टांसेस को समझेगी, मुझे नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करेगी, गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, ताकि जो मेरा ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ हो जाए। और मैं जो है वो बेसिकली आपके लिए आपसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट करूंगा। अब यहाँ पे मैंने बेस्ट रिगार्ड क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त है, तो फॉर्मेलिटी की जरूरत है, और बेस्ट रिगार्ड हो गया, नाम और डेजिग्नेशन आ गई। तो यहाँ पे मैं सेंटेंस डिटेल को नीचे लेके नहीं गया हूँ, सेंटेंस डिटेल लिखी नहीं है मैंने। GHP ऐसे लिखेंगे, नहीं कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे। कॉमा इसमें लगता है अगर तुम ऐसे लिखोगे, नवंबर 2, नवंबर 2 2023, या फिर आज की डेट लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा September 14, 2020, ऐसे। या तो अगर कॉमा लगाना तो ऐसे लिखोगे, अगर कॉमा नहीं लगाना तो ऐसे लिखोगे 14 September 2025। इसके अलावा और कोई फॉर्मेट यूज नहीं करना। ये हो गया टेप, समझ आ गया आप लोगों को? सिग्नेचर की स्पेलिंग नहीं लिखनी, सिग्नेचर में सिर्फ SD लिखना है। तुम देखो ना यार, पिछले जितने भी लेटर्स थे, कहाँ स्पेलिंग, स्पेलिंग कहाँ है, देखो SD, देखो SD, जितने भी लेटर्स लिखा है मैंने SD ही लिखा है, सिग्नेचर तो कहीं पे भी नहीं लिखा मैंने। और कहीं पे तुम नहीं लिखना चाहते SD, तो देखो यहाँ पे मैंने SD लगाया भी नहीं। जरूरी थोड़ी हर जगह सिग्नेचर करते फिरे। सिग्नेचर नहीं लिखना तो नहीं लगाओ, लिखना है तो लगा दो। देखो अब तक इतने लेटर्स करने के बाद इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। एक और लेटर है, तुम्हारा जो नजदीकी दोस्त है सुलेमान हमदानी, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम उसको एक प्रेजेंट देना चाहते हो ओपनिंग सेरेमनी में नए ऑफिस की। तुमने ऑर्डर किया है एक एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर पे। सर ये जो वर्ड है एर्गोनॉमिक, ये तो कोई पहाड़ जैसा वर्ड है, इसका मतलब तो मुझे पता ही नहीं है। देखो, अगर आपको किसी का वर्ड नहीं मतलब नहीं पता हो तो आप घबराओ नहीं। आप देखो कि अगर तुम अपने दोस्त सुलेमान हमदानी के ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी में तुम उसको कोई चेयर दे रहे हो और वो एर्गोनॉमिक है, तो एर्गोनॉमिक कोई अच्छा वर्ड ही होगा। हम एक काम करते हैं कि देखते हैं एर्गोनॉमिक का मतलब क्या हो सकता है। एर्गोनॉमिक का मतलब हो सकता है लग्जेरियस, लग्जेरियस। इसका मतलब हो सकता है कंफर्टेबल। एर्गोनॉमिक का मतलब हो सकता है एक्सपेंसिव। एर्गोनॉमिक का मतलब हो सकता है मॉडर्न। सही है। तो ये कुछ मतलब हो सकता है। तुमने ये चारों मतलब क्या किए? जब तुम चेयर का जिक्र करोगे, कभी उतना मैंने अपने दोस्त के लिए लग्जरियस चेयर मंगाई थी, तुम कभी ये कह देना जो मैंने चेयर कंफर्टेबल चेयर मंगवाई थी वो टूट गई, तुम बताओगे इतनी एक्सपेंसिव चेयर थी, नुकसान हो गया मुझे, तुम बताओगे मैंने जो दोस्त के लिए खास तौर पे मॉडर्न चेयर मंगवाई थी। तो तुम ये क्या करो, चारों यूज कर लो, उसमें से कोई ना कोई तो एक सही होगा ही, तुम्हारी जान छूट जाएगी। कैसा? बाय द वे एर्गोनॉमिक का मतलब होता है कंफर्टेबल है। तुम्हारा एक दोस्त है सुलेमान हमदानी, नजदीकी दोस्त है, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम उसको प्रेजेंट देना चाहते हो ओपनिंग सेरेमनी पे। तुमने एक एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर मंगवाई, एक कंफर्टेबल ऑफिस चेयर मंगवाई। चेयर जो है वो ये जो ओपनिंग सेरेमनी है उससे 5 दिन पहले आ गई। फर्नीचर कुरियर ने डिलीवर किया था। पैकिंग को ओपन करने के बाद तुमने देखा कि जो चेयर है उसका तो प्रोग्राम बढ़ गया। डैमेज जो है तुम्हें लग रहा है कि रास्ते में हुआ है, तुम्हें आइडिया नहीं है तुम फर्नीचर कुरियर से कैसे रिफंड क्लेम करोगे। इसके अलावा तुम ज्यादा देर एडजस्टमेंट प्रोसीजर्स का वेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी सर पे खड़ी हुई है। रिक्वायरमेंट, तुमने लेटर लिखना सेल्स मैनेजर को, किसके किसके सेल्स मैनेजर को, कंपनी के जहां से तुमने चेयर परचेज की है, ना कि फर्नीचर कुरियर के सेल्स मैनेजर को।
तुमने उसको सिचुएशन समझानी, उससे रिक्वेस्ट करना कि भाई मुझे नई चेयर भेज दो सेरेमनी से पहले, और बाद में हम क्या करेंगे कि सुकून से बैठ के वो क्लेम हम कर लेंगे फर्नीचर कुरियर के ऊपर। एज्यूम करो तुम्हारा नाम काशान है, तुम्हें तुम्हारा नाम दे दिया, तुमने एज्यूम नहीं करना, काशान ही यूज करना है। तो मिस्टर जमान को लिख रहे हो, उसका नाम भी बता दिया, उसकी डेजिग्नेशन बता दी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दिया, ऑफिस एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड, उसका एड्रेस भी बता दिया। सर बेहतरीन काम कर दिया इसने, तो सब कुछ बता दिया। तो जो चीज नहीं बताया एज्यूम कर लो। देखो तुम्हारा नाम काशान है, काशान अहमद मैंने कर दिया, फोन नंबर तुम्हारा ये रहा 0333765431। तुम्हारा एड्रेस जो है मैंने कर दिया 123 मेन स्ट्रीट, गुलबर्ग 1 लाहौर। सही है। एक लाइन का गैप दे दिया, यहाँ पे आपके पास जो है वो आ जाएगा, डेट आ जाएगी। डेट जो है वो तुम आज की डाल दोगे, अगर डेट नहीं दी होगी, मैंने ये 2 नवंबर को लिखा था तो 2 नवंबर की डेट डाल दी है। एक लाइन का गैप आ जाएगा, सामने वाले बंदे का नाम दिया हुआ था सेल्स मैनेजर, उसकी डेजिग्नेशन दी हुई थी, उसकी ऑफिस का नाम दिया हुआ था, थोड़ा सा एड्रेस दिया था गुलबर्ग 3। गुलबर्ग 3 कहाँ है? गुलबर्ग 3 में कहाँ है? बट 321 स्ट्रीट, 321 स्ट्रीट में इसका ऑफिस नंबर क्या है? ऑफिस नंबर है 8M। सही है। अर्जेंट रिक्वेस्ट टू रिप्लेस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज ऑफिस चेयर। अब देखो यहाँ पे पूरी कहानी जो है वो तुम्हारे पास लिखी हुई है। रेफरेंस प्लस पर्पस दिखा देता हूँ। ये वाली जो लाइन है ये अननेसेसरी है, नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है, लिख लोगे तब भी मसला नहीं है, ठीक है। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन टू एन अर्जेंट मैटर रिगार्डिंग एन ऑर्डर आई रिसेंटली प्लेस्ड फॉर कंफर्टेबल ऑफिस चेयर फ्रॉम योर एस्टीम्ड कंपनी। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन टू एन अर्जेंट मैटर, ये क्या है? ये है पर्पस। रिगार्डिंग एन ऑर्डर आई रिसेंटली प्लेस्ड फॉर कंफर्टेबल ऑफिस चेयर फ्रॉम योर एस्टीम्ड कंपनी, ये हो गया रेफरेंस। पर्पस आ गया, रेफरेंस आ गया। डिटेल और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देख लो। ये भी आपके पास अननेसेसरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लिखो तो भी मसला नहीं है, नहीं लिखो तो भी मसला नहीं। बाकी की ये पैराग्राफ रीड कर लो, और उसके बाद योर्स सिंसेरली सेम है, सिग्नेचर काशान अहमद। इसमें भी चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, इंक्लोजर लगा सकते हो, इसमें लग सकता है इंक्लोजर, क्योंकि तुमने जो है ना वो टूटी हुई चेयर की रिप्लेसमेंट मांगी है, तो तुम टूटी हुई चेयर की तस्वीर लगा सकते हो, या तुम इनवॉइस नंबर इनवॉइस लगा सकते हो, ऑर्डर नंबर लगा सकते हो, एंड सो ऑन। ये वाला लेटर पढ़ लो। अब मेरे ख्याल से लेटर में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा। ठीक हो गया भाई। अगर आप में से किसी ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ना, तो प्लीज ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये जो अपना स्टूडेंट सपोर्ट वाला ग्रुप है, ताकि सारे बच्चे जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं। सही है। अगला लेटर है, R&T Textile Mills is situated at 23rd Chang Road, Grove City। R&T टेक्सटाइल मिल नाम बता दिया ऑर्गेनाइजेशन का, एड्रेस बता दिया, एक फिक्शनल सिटी ग्रोव सिटी। 3 हफ्ते पहले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने ऑर्डर किया कि तुम्हारे मिल को ताला लग जाएगा, क्योंकि तुमने अनट्रीटेड एफ्लुएंट, तुमने ऐसे टॉक्सिक फ्लुएंट्स जो कि अनट्रीटेड थे, तुमने डिस्चार्ज कर दिए, और तुमने वाटर कम्युनिटी सोर्स को पॉल्यूट कर दिया। और अब जो है वो 3 हफ्ते से तुम्हारी मिल बंद है, तो बंद होने की वजह से तुम्हें हैवी लॉसेस हो रहे हो। तुम सीईओ हो मिल के, और तुमने जो है वो लेटर लिखना है डायरेक्टर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को, उससे रिक्वेस्ट करना है कि भाई मेरी फैक्ट्री को रीओपन कर दो, इसके ऑपरेशंस को रिज्यूम कर दो। तुम्हारे लेटर में तमाम नेसेसरी मेजर्स बताने हैं जो तुमने लिए हैं, ताकि जो तुम आइंदा ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट करो, और तुमने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी है। तुमने वो तमाम सपोर्टिंग डिटेल्स लगानी है, जिससे ये साबित हो जाए कि तुम्हारा जो केस है वो वैलिड है, और तुम्हारी फैक्ट्री को रीओपन कर सकते हैं, तुम्हारा नाम है साले रब्बानी। अब यहाँ पे R&T टेक्सटाइल मिल भी क्या है? R&T टेक्सटाइल मिल भी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ईपी जो है, ईपीए जो है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रही है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड। तो यहाँ पे लेटर हेड बनेगा। मैंने लेटर हेड थोड़ा सा सादा खुशबू रखा हुआ है, ताकि तुम लोग जो है ना वो पेपर में इतना परेशान नहीं हो। सर अगर लेटर हेड थोड़ा सा मैं डिजाइन करना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? सीखो, ये लो। अगर मैं लेटर हेड को डिजाइन करना चाहता हूँ, तो मैं लेटर हेड को कैसे डिजाइन कर सकता हूँ? देखो ये रहा आपका लेटर हेड, मैंने इसको लेटर हेड कैसे कर दिया। देखो बोल्ड, आपके पास बोल्ड का ऑप्शन भी होता है, आपने इसको थोड़ा सा पॉइंट साइज बड़ा कर दिया, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। मैंने इसको क्या कर दिया, ब्लू कलर दे दिया, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने फोन नंबर को, सॉरी, आपके जो एड्रेस है वो आपके नाम को थोड़ा और बड़ा कर दिया। और यहाँ पे मैंने इन तीनों को क्या कर दिया, इस तरीके से इटैलिक में कर दिया। और जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मुझे और उसको रिफाइन करना है अगर करना है। ईमेल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये रहा आपके पास क्या, लेटर हेड है। आप इसको सेंटर लाइन भी कर सकते हो, सेंटर लाइन करते हैं ऐसे तो बुरा लगेगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप लेटर हेड बना सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल लेटर हेड बनाया हुआ है ताकि आपको मुश्किल नहीं हो। सेंडर्स डिटेल में क्या आ गया, कंपनी का नाम, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का ईमेल एड्रेस, कंपनी का एड्रेस आ गया। एड्रेस दिया हुआ था, नाम दिया हुआ, तो दो चीजें मैंने अज्यूम कर ली। 021 लैंडलाइन लिखा है, 021 37654 321, 8 डिजिट पे होता है 3 के साथ। फिर यहाँ पे मैंने ये 4 तारीख को लिखा था, तो 4 तारीख की डेट डाल दी, क्योंकि डेट इन्होंने जो है मेंशन नहीं की। मैंने सामने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के डायरेक्टर का नाम अज्यूम किया कि मुझे नहीं पता। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डियर डायरेक्टर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, नाम दिया हुआ था, एड्रेस मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया। रिक्वेस्ट फॉर रीओपनिंग आरएनटी टेक्सटाइल मिल फॉलोइंग कंप्लायंस विद एनवायरमेंट रेगुलेशंस, कि भाई हमारी जो मिल है उसको रीओपन कर दो, अब हम कंप्लाई करेंगे एनवायरमेंट रेगुलेशन से। डियर डायरेक्टर, मेरा नाम सालिद रब्बानी है, मैं सीईओ हूँ आरएनटी टेक्सटाइल मिल का। ये हो गया आपके पास रेफरेंस, सही है। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द रीओपनिंग ऑफ आवर मिल, ये हो गया आपके पास पर्पस। और ये हो गया आपके पास रेफरेंस, जो कि 3 हफ्ते पहले बंद हुई थी एफ्लुएंट डिस्चार्ज करने, अनट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज करने की वजह से। तो ये आपके पास रेफरेंस, पर्पस और रेफरेंस है। तो रेफरेंस प्लस पर्पस हो सकता है, पर्पस प्लस रेफरेंस हो सकता है, रेफरेंस पर्पस रेफरेंस हो सकता है, पर्पस रेफरेंस पर्पस हो सकता है। फर्क क्या पड़ता है, रेफरेंस प्लस पर्पस है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपके पास जो डिटेल आ रही है, डिटेल को मैंने क्या किया है, लिस्ट डाउन कर दिया। आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको लिस्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करता हूँ कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मैंने क्रिएट किया है, और हम लोगों ने क्या किया है कि इमीडिएट मेजर्स भी ले लिए सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए। नंबर वन, क्योंकि हमने जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज किए थे वो अनट्रीटेड थे, तो उनके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया है, ऑपरेशनल कर दिया है। अब इंश्योर करेंगे जो भी वाटर हम वेस्ट करेंगे वो ईपीएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा। नंबर टू, मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस, हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाएंगे ताकि एनवायरमेंटल इंजीनियर जो है वो तमाम चीजों को कंट्रोल करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम अपने स्टाफ को ट्रेन करेंगे ताकि आइंदा कभी ऐसे मसले मसाइल ना हो। इंडिपेंडेंट ऑडिट्स, हम इंडिपेंडेंट ऑडिट्स करवाएंगे, रेगुलर ऑडिट्स होंगे, उसकी रिपोर्ट जो हम शेयर करेंगे ईपीए के साथ, ताकि चीजें जो है वो अनफिल्टर्ड हो। और कम्युनिटी को एंगेज करेंगे, हम उनके उनका ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश, रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ये बता रहा है कि भाई हमारे जो बिजनेस बंद होने की वजह से, हमारे हमारे सॉरी फैक्ट्री को बंद होने की वजह से हमारे बिजनेस और लोकल कम्युनिटी को बड़ा नुकसान हुआ है। सही है, हमारे करेक्टिव एक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे ऑपरेशंस रिज्यूम करवा दें, और हम क्या करेंगे, हाईएस्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे ईपीए के साथ। अब यहाँ पे आपने जो है ना, ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है ना, ये वाला पार्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का, आप चाहो तो इसको छोड़ दो या लिख लो, कोई मसले की बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी है, सही है। योर्स सिंसेरली, नाम दिया हुआ था मेरा सालिद रब्बानी, वो लिख लिया। और यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन और आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका फोन नंबर आ गया। अब अगर किसी के बच्चे को ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे सेंडर्स डिटेल उतारा है, तो यहाँ पे सेंडर्स डिटेल उतारने की मैंने आपको रीजन बताया था कि ये लेटर है विद लेटर हेड। लेटर विद लेटर हेड में आपके पास ऊपर सेंडर डिटेल में जो डिटेल आ रही होती है वो कंपनी की होती है। तभी मैं क्या करता हूँ, सेंडर्स डिटेल नीचे उतार देता हूँ, वरना सेंडर डिटेल में नीचे नहीं उतारता हूँ। सेंडर्स डिटेल मैंने अहमद पाशा वाले में इसलिए उतार, अहमद सुल्तान वाले में इसलिए उतारी थी नीचे, क्योंकि वहां पे अहमद सुल्तान को सब जानते थे, फोन नंबर लिखने की जरूरत नहीं थी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। इकरा, अब ये जो सवाल है आपका, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स, आपने देखा कि फॉर्मेट सेम है। आपने अगर वो पिछली क्लास ली हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बेफिक्र हो जाओ। वो ये है कि यहाँ पे ये जो आपके पास फॉर्मेट है,
ये आपके पास कौन सा फॉर्मेट है विदाउट लेटर हेड का? देखो यहाँ पे योर नेम, योर फोन नंबर, योर ईमेल एड्रेस, योर एड्रेस आ रहा है। फर्क ये है कि अब यहाँ पे तुम्हारा नाम नहीं, कंपनी का नाम, कंपनी का ईमेल एड्रेस, कंपनी का एड्रेस और कंपनी का फोन नंबर आएगा और लोगो आ जाएगा। तो बस एक ये फर्क है, बाकी सब चीजें सेम है। नीचे सिग्नेचर के बाद आपका नाम आता था, सिग्नेचर के बाद आपकी डिटेल्स आ रही है, बस नाम के साथ साथ आपकी डिटेल्स आ रही है। यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर के बाद आपका नाम आता था, यहाँ पे नाम के साथ आपका फोन नंबर ईमेल एड्रेस भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा आपको, तो वो कंपनी को नहीं, डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकता है। और उसकी एग्जांपल है ये वाला लेटर। इसमें जब ऊपर कंपनी की डिटेल्स डाल दी थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि नीचे डिटेल्स अपनी डाल दी है। सही है, बस ये फर्क है। अब तो तुम्हें मैंने हर चीज करके भी बता दी है। सॉरी 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 सॉरी, इकरा मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझ सका, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने जो तुम्हें जवाब दिया, मैंने तुम्हें जवाब दिया है फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड, विदाउट लेटर हेड। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें जो जवाब दिया फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड, विदाउट लेटर हेड कर दिया है। मैंने भी इनफॉर्मल लेटर्स पढ़ा ही नहीं तुम लोगों को। इनफॉर्मल लेटर्स जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है इकरा? इनफॉर्मल लेटर्स मैंने तुम्हें पढ़ा ही नहीं है, तो अभी मैं इनफॉर्मल लेटर्स का जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह बाद में दे दूंगा, ठीक है? मुझसे पूछ लेना बाद में। सही है, आगे बढ़ जाए। चलो जबरदस्त। अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया हुआ है, डॉट 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 स्पेस डॉट 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 का। सही है। लेकिन सर क्या जरूरी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करें अगर सिंपल वर्डिंग हो तो? यार ये सिंपल वर्डिंग्स ही है, इससे भी ज्यादा सिंपल चले जाओ। तुमने देखा नहीं, मैं सिंपल वर्ड्स ही यूज कर रहा हूँ, मैं मुश्किल वर्ड्स यूज नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दूं, जितना सिंपल जा सकते हो उतना सिंपल जाओ, जितना सिंपल जा सकते हो उतना सिंपल जाओ। अगर तुम्हें लगता है तुम इससे भी सिंपल जा सकते हो, गो फॉर इट। ठीक हो गया? आगे बढ़ जाएं। चले, अब यहाँ पे ये जो 3B में आपके पास 4 लेटर लिखे हुए हैं, ये 4 लेटर में से 2 लेटर को मैंने री राइट किया है। सर ये जो 2 हैं, ये आपको तो वैसे भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे किसी ना किसी लेक्चर में, जो शुरू के 9 लेक्चर्स हैं। एक काम करते हैं, ये वाले 2 पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा कुछ नया हो जाए, वैसे भी 10 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। तो ये दिखा देता हूँ। तुमने लेटर लिखना है रीजनल इंस्पेक्टर इस्लामाबाद को, उसको इन्फॉर्म करना है कि तुम्हारे एरिया में जो नंबर ऑफ बैगर्स है वो बढ़ रहे हैं। तुम्हारा नाम है बाबर आजम। तुम्हारा नाम है बाबर आजम, और तुम्हारा जो फोन नंबर है वो है 0333 420 और 8। सही है, ये मैंने फोन नंबर ऐसे ही सोचा है, मेरे माइंड में कुछ था नहीं। king.babarazam@gmail.com। और ये तुम्हारा एड्रेस हो गया, क्योंकि इस्लामाबाद में बैगर बढ़ गए तो यहाँ पे मैंने एड्रेस इस्लामाबाद का लगाया। ब्लॉक एरिया सिटी, ब्लॉक एरिया सिटी, सबसे बेहतरीन फॉर्मेट यही है। आज ही ताजा ताजा लिखा है, तो आज की डेट है 14 सितंबर 2025। सही है। जो रीजनल इंस्पेक्टर उसका नाम है मोहम्मद रिजवान। ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से नाम आ रहा है? ये मोहम्मद रिजवान, ये रीजनल इंस्पेक्टर है इस्लामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट का। और यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया ब्लू एरिया इस्लामाबाद, जो भी वहाँ का एड्रेस है ये, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बैगर्स इन टाउन, के जो नंबर ऑफ बैगर्स है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम है। डेयर मिस्टर रिजवान, अब रेफरेंस प्लस पर्पस ढूंढ लेते हैं। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन द प्रेसिंग इशू ऑफ राइजिंग नंबर ऑफ बैगर्स इन टाउन। ये हो गया आपके पास पर्पस। रेफरेंस क्या है? ये जो मैटर है, ये बहुत सारे रेजिडेंट्स ने ऑब्जर्व किया है। ये मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन है। और एक और रेफरेंस है कि मुझे लगता है कि ये वाला जो मसला है आपकी जुरिसडिक्शन में आता है, तो आप इस पे नेसेसरी एक्शन लें। ये हो गया रेफरेंस, ये हो गया रेफरेंस, और वो जो पीछे था वो था पर्पस। अब डिटेल। पिछले कुछ महीनों से नंबर ऑफ बैगर्स जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पे, मार्केट्स में, पार्क में, मस्जिद के बाहर जो बढ़ते चले गए। सही है। इसके अलावा जो है उनकी कंटिन्यूस अप्रोच जो होती है पेडेस्ट्रियन के पास, चलते हुए लोगों के पास और ड्राइवर्स के पास, वो सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं बढ़ाता बल्कि पब्लिक सेफ्टी का कंसर्न भी रेज करता है। और ये जो ऑर्गेनाइज ग्रुप है और जो उनके पीछे ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनसे भी डर लगना शुरू हो जाता है। जो प्रेजेंस है जो इतने बड़े नंबर ऑफ बैगर्स की, इसकी वजह से इमेज भी जो हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है सिटी की, खासतौर पर जो विजिटर्स और टूरिस्ट आते हैं। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मैटर को देखो, सुटेबल मेजर्स लो ताकि इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सको। ऐसे स्टेप्स जैसे कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, के उनको रिहैबिलिटेट करो, स्ट्रिक्टर थोड़े से चेक्स लगा दो प्रोफेशनल बैंकिंग नेटवर्क्स के थ्रू के ऊपर, और कोऑर्डिनेट करो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि इस इश्यू को रिजॉल्व कर सके। योर्स फेथफुली, सिग्नेचर बाबर आजम। आगे बढ़ जाता हूं। वर्ड लिमिट जो है वो सिर्फ एक होना चाहिए, एक डिसेंट नंबर होने चाहिए। लेटर में कोई वर्ड की लिमिट नहीं होती है। सही है, ये मैं लेटर्स आपको भेज दूंगा, ठीक है सारे। सेंटेंसेस के बिटवीन गैप तो नहीं होना चाहिए, सेंटेंसेस के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, मतलब हर सेंटेंस के बाद एक एक स्पेस आता है ना यार।
पैराग्राफ कह रहे हो सेंटेंस कह रहे हो? भाई हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप आएगा, सिंपल सी बात है। ये फॉर्मेट तुम्हें मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, ये रहा फॉर्मेट देखो। पैराग्राफ 1, 2 और 3 के दरमियान में गैप मौजूद है, सेंटेंसेस के बीच में कैसे गैप है? नहीं नहीं, सेंटेंस के बाद एक स्पेस आता है, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। तुम और तुम्हारे दादाजी जो है वो सनशाइन हॉस्पिटल लाहौर गए। हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने जो है तूफान बदतमीजी की तुम लोगों के साथ। अब तुमने सीईओ को लेटर लिखना है। अब यहाँ पे नाम मैंने चेंज कर दिया अली खान, फोन नंबर डाल दिया मैंने अली खान, ali.khan.ak@hotmail.com, एड्रेस डाल दिया, लाहौर का एड्रेस डाला है। आज ही ताजा ताजा लिखा है तो आज की डेट आ जाएगी। जो जाहिर सी बात है कि सनशाइन हॉस्पिटल का सीईओ है तो उसका नाम थोड़ी कोई बेचारे का नाम छोटा मोटा नाम होगा, जैसे कि गोली या टप्पू, ऐसे नाम थोड़ी होगा। उसका नाम है सुल्तान पाशा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये सनशाइन हॉस्पिटल का। एड्रेस मैंने लिख दिया। कंप्लेंट रिगार्डिंग मिसबिहेवियर बाय हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डियर मिस्टर खान। अब यहाँ पे मैंने डियर मिस्टर, अच्छा ब्लेंडर हो गया, अपने आप को एड्रेस कर दिया। जल्दबाजी में लिखने का मसला ये होता है, इसको सही करके मिस्टर सुल्तान या मिस्टर पाशा कर लेंगे, सही है। I am writing to formally lodge a complaint regarding an unfortunate incident that occurred during my visit to Sunshine Hospital. मैं एक फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च करना चाहता हूँ एक ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट की जो मेरे लास्ट विजिट पे हुआ था सनशाइन हॉस्पिटल, और मेरे दादा के साथ भी हुआ था, ठीक है। पर्पस ये है लेटर का, ताकि ये मैटर पे तुम्हारी अटेंशन लेकर आई जा सके, तुम क्या करो अप्रोप्रिएट एक्शन लो। तो आपके पास रेफरेंस आ गया और पर्पस आ गया। फिर लिखा हुआ है कि हमारे जो रिसेंट विजिट था उसमें बहुत डिसअपॉइंट हुए रूड और अनप्रोफेशनल बिहेवियर देखकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। हमने उनको रिस्पेक्टफुली अप्रोच करने की कोशिश की असिस्टेंस के लिए, लेकिन उन्होंने हमें कभी भी प्रॉपर्ली गाइड किया नहीं। लेकिन हमसे बदतमीजी से बात की और डिसमिसिव मैनर, कटाने वाला मैनर इन्होंने रखा। ऐसा बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है, पर्टिकुलरली हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में जहाँ पे पेशेंट्स और फैमिलीज जो एक्सपेक्ट करती कंपैशन, केयर और रिस्पेक्ट। ये जो इंसिडेंट है इसकी वजह से हमें बहुत इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ी और हम लोग बहुत डिस्ट्रेस्ड फील कर रहे थे। यू गेट डिटेल। आई काइंडली अर्ज यू टू टेक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन। मैंने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में कहा भाई तुम डिसिप्लिनरी एक्शन लो। जो रिस्पॉन्सिबल स्टाफ था इस चीज पे, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, मेंटेन करो प्रोफेशनल और कर्टियस डीलिंग पेशेंट्स के साथ, और एक सिस्टम बनाओ जिसमें तुम फीडबैक वगैरह ले सको। तो ये आपके पास पूरा लेटर मौजूद है। तो इकरा अगर तुम्हारे पास ये आ रहा है ना स्कोर, तो इट्स अ गुड स्कोर, ठीक है। तुम एक दफा बस एक थोड़ा लीप ऑफ फेथ लो और एक दफा ना इस फॉर्मेट पे लेटर लिख के चेक कराओ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15, 16, 17 पे पहुंच जाओगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी मैंने तुम लोगों को आज जो है ना ये सारे लेटर्स पढ़ा दिए हैं। एक लेटर आपके पास ये मौजूद है, मैं तुम्हें सिर्फ इसकी जो रिक्वायरमेंट पढ़ के बता देता हूँ, उसको रीड कर लेना, हैंड आउट भेज दूंगा मैं क्लास के बाद। तुमने कंप्लेन लेटर लिखना है ब्रांच मैनेजर को, ग्रिल एंड फ्राई रेस्टोरेंट लाहौर के। तुमने जो है अपने 50 सॉरी तुम अपने कुछ दोस्तों को लेकर रेस्टोरेंट गए खाना खिलाने के लिए। मैनेजमेंट का बिहेवियर बहुत बुरा था। पहले तुमको 50 मिनट वेट करवाया, फिर जब सूप आया वो ठंडा था, खाना भी अच्छा नहीं था, तुम्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। अब तुम रिफंड मांग रहे हो जो तुमने बिल पे किया है। ब्रांच मैनेजर का नाम है मोहम्मद बिलाल, सही है। ये तुम्हारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट आ चुकी है, ठीक है। इसको तुम पढ़ लेना, ये लेटर आपके पास, ये मैं तुम्हें भेजूंगा ना, पढ़ लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में फॉलो अप करते हैं। एचपी का सवाल है सर लेटर लिखने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए होता है। ये मैं इंशाल्लाह अभी तुम्हें बताऊंगा। पहले जरा लेटर्स, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे कर ले। फिर मैं तुम्हें पेपर का पैटर्न बताऊंगा कि किस तरीके से तुम जब पेपर करना होगा तो तुम किस चीज को कितने मिनट में तोड़ के लिखोगे, सही है। फिलहाल अभी आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। मैं तुम्हें इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ये तुम्हें हैंड आउट भेज दूंगा। हमने काफी लेटर्स प्रैक्टिस कर लिए। हैंड आउट नंबर 3 में मेरे पास 5 लेटर्स थे, हमने 5 लेटर्स देखे। यहाँ पे हमारे पास हमने 2 लेटर्स देखे, जाहिर सी बात है कि ये अभी हमने 3 और 4 नहीं देखा है। फिर हमने यहाँ पे जो है वो इसमें 2 लेटर्स देखे, एक रिपीट हो रहा था एक नया था, सही है। तो हमने तकरीबन ये दो और ये 5, 9 लेटर्स हम लोग देख चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको इससे फायदा हो गया होगा। अगली क्लास का जो एजेंडा हमारा होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत बहुत क्विकली, बहुत रैपिडली हम शॉर्ट रिपोर्ट और मेमो देख लेंगे। क्योंकि कभी कभी शॉर्ट रिपोर्ट और मेमो आता है तो हम उससे भी जान छुड़ा लेंगे। उसकी अगली क्लास में हम प्रेसी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बहुत क्विकली, बहुत रैपिडली मेमो और शॉर्ट रिपोर्ट देख लेंगे, ताकि एक अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो जल्दी से खत्म हो जाए। और फिर मंडे को हम लोग क्या करेंगे, ट्यूसडे को हम प्रेसी कर लेंगे, सही है इंशाल्लाह। आज की क्लास में कॉल ऑफ कर रहे हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा।
इंशाल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। अभी सिर्फ जो मैं आपको करा रहा हूँ वो कर लो, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको चीजें भेज दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल यही प्रैक्टिस कर लो ना, जो मैंने ये लेटर्स दिए मैं, तुम ये वाला प्रैक्टिस कर लो, 3 और 4 प्रैक्टिस कर लो ये, या फिर तुम ये इन्हीं को वापस से रीराइट कर लो अपनी तरीके से, तो अच्छा तुम्हें लिखने में और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अभी थोड़ी देर में PRC 5 के वर्कशॉप में, जहाँ पे मैं एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर नंबर 2। अल्लाह हाफ़िज़।